नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। थोड़ा प्लीज म्यूट रखिए, प्लीज म्यूट रखिए। थोड़ा म्यूट रखा करिए, जब भी ज्वाइन होते हैं ना तो म्यूट रखा करिए, बहुत सारा आवाज आता है। अभी हम लोग ना ये करेंगे, अष्टांग हृदय का हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोग देखेंगे, और आप सब लोग भी आइए, क्योंकि ना बहुत अच्छा है अष्टांग हृदय पढ़ना सुबह सुबह सूर्योदय होने के टाइम पे। तो सर अगर आप मैं आपको सबको मैं पहले अनम्यूट करता हूँ, और हम लोग ये इसका टीका कल रह गया था, 47 नंबर का श्लोक है, इसका टीका भी पढ़ना है। तो जोशी सर आप कृपया पढ़ेंगे 47 नंबर। जी सर बताइए सर, 47 पढ़ना है जी। यथा योगमिमे योज्या कषाया दोषपाचना ज्वरारोचक तृष्णा स्यवैरस्य पक्तिनाशना। ये जो ऊपर कषाय योग बताए हैं, इनको आप अगर देते हैं तो ये दोषों को पचाते हैं, ज्वर, अरुचि, तृष्णा, मुख वैरस्य और अग्निमान को दूर करते हैं। जी वैद्य जी। जी, तो ये कषाय के बारे में बताया कि ये जब हम कषाय देते हैं अलग अलग योग, जैसे कि मुस्ता पित्त पापड़ा, फिर मुस्ता शुंठी, या पाठा उशी नेत्र वाला, या चिरायता के बाद मुस्ता। वाला श्लोक तो बहुत ही अच्छा है, 48, 39 और 50। हाँ, इसका टीका पढ़ दे, 47 का रह गया था कल। पढ़िए। अनुरिता मैडम बहुत अच्छा पढ़ती हैं टीका। अगर अनुरिता मैडम है तो आइए, आप पढ़िए टीका। मैं 1 मिनट इसको बड़ा करता हूँ, जूम करता हूँ। ये 47 नंबर का कोई भी पढ़िए, मैं हिंदी में बताता हूँ। कोई पढ़िए, कौन पढ़ेगा? संस्कृत में सबसे इंटेलिजेंट कौन है? सर मैं पढ़ती हूँ। हाँ आप पढ़िए, मैं हिंदी में बताता हूँ। जी सर। सर यथा योग वाला 47 ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। इमे पूर्वोक्ताः मुस्ता पर्पटकादया कषाया यथा योगान अतिक्रमेण यः कषायो यस्मिन् ज्वरे धातु यत् युक्त सः तत्र योज इति यथा योग योज्यः। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो पूर्व में इसके पहले वाले श्लोक में जो मुस्ता परपटादि जो कषाय बताया है, उसको जैसे जो भी क्रम से हमें देना है, यथा योग्य अयोग्यान अतिक्रमण, मतलब योग्य और अयोग्य अवस्था देखना है, और उसके हिसाब से हमें क्रम से देना है। यो यो कषाय अस्मिन् ज्वरे धातु युक्त स तत्र योजयति यथा योग्य योज्या, मतलब जो जो कषाय का जहां पर जो आवश्यकता है, जहां जैसे कि मुस्ता परपट, या शुंठी परपट, या दुरालभा परपट, या पाठा पाठा आदि जो 3 बताएं, पाठा गंधवाला और उशिर, और है भूनिम्ब आदि जो चतुष्टय जो बताए हैं कि, तो ये सब हमें जैसा जब जरूरत है, शीत कषाय देना है कि नॉर्मल कषाय देना है, वो उस टाइम पे देना है। आगे पढ़िए। जी सर। सर ये की किया ही है कि क्रिया हाँ, है? की क्रिया।
कि क्रिया इते स्युः इत्याह दोषपाचनः दोषस्य आमाख्यस्य पक्वप्रायस्य पाचनः। इसका मतलब यह है कि ये सब क्यों करना है, की क्रिया एतेस्यो, क्यों किया करना है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि दोषों का पाचन करने के लिए। अब दोष का मतलब है आमाख्यस्य पक्व अप्रायस्य, मतलब यहाँ पे आम का हमें सोचना है और उसको पचाने के लिए, पचाने के लिए, उसका पाचन करने के लिए हमें इसका प्रयोग करना है। तत्रांतरे च उक्तं प्रयुक्तं पाचयेत् आमं यत् पाचनम् उच्यते। अलग अलग ग्रंथों में, तंत्रों में ऐसा बताया है कि हम जो भी पाचन करने के लिए, पाचन मतलब आम का पाचन करने के लिए जब हम कोई मेडिसिन देते हैं तो उसको हम पाचन ऐसा शब्द बोलते हैं। पिता पित्तादि जीरित आमस्य यत् यत् स्यात् अचमन मतम इति। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब है कि पित्त आदि जब रहते हैं, दोष बढ़ जाते हैं, वो कंडीशन जब रहती है तब निरामावस्था पित्तादि जिन निरामस्य, उसमें हम लोग जब पित्त का शमन करते हैं तो उसको शमन चिकित्सा बोलते हैं। जी। अत्र मुस्तापर्पटस्य पूर्वम् उपन्यासो ज्वरनाशनेभ्यो अन्ये। हाँ, इसका मतलब ये है कि मुस्ता परपटक जो है ना, ये तिक्त रसात्मक द्रव्य है, ये ज्वर का नाश करता है, पित्त को भी शमन करता है। आगे की टीका पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी टीका है, थोड़ा बड़ी टीका है, और आप आकांक्षा में बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं। इतना तो आपकी गौरी मैम भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ते जितना आप पढ़ रही हैं टीका। सर ऐसा मत बोलिए। गौरी मैम मराठी में बताती है एक श्लोक का अर्थ, आप तो टीका पढ़ रही हैं। जी जी सर। पाचय पाचयतु इत्य उपपन्नम अवैतस्यात् यदा पुनर्मुस्ता पर्पटकादि कलिंगादिरन्यो वा कश्चित् कषाय तिक्ताद्यान्यतमो वातादि दोष ज्वर शांतयार्थ प्रयुज्यते तथा पाचनो भवन्नपि शमनश्च च पाचनस्यज्ञ। इसका मतलब ये है कि हम लोग ना मुस्ता परपट आदि जो देते हैं तो उससे क्या होता है, ज्वर का शमन होता है। फिर ये बोल रहे हैं कि मतलब इसमें ये जो पाचय, तो ये क्वेश्चन मार्क है कि इसमें हम पाचन करते हैं क्या, इसमें क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि जैसे हम लोग पुनः मुस्ता परपट आदि जब देते हैं, कलिंग आदि मतलब जो इंद्रिय देते हैं, वो कभी कभी वाकश्चित, कभी कभी हम लोग मुस्ता परपटक देते हैं या फिर कभी कभी हम लोग इंद्रिय वगैरह देते हैं। इन सब का जब हम कषाय देते हैं, तिक्त आदि रसात्मक जो कषाय देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वातादि दोष का भी शांति होती है और ज्वर का भी शांति होती है। तब ये पाचन जब हम करते हैं तो उसको हम शमन संज्ञा देते हैं, मतलब ये दोषों का शमन कर रहा है, उसको हम पाचन संज्ञा नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे वात आदि दोष का शमन हो रहा है, मतलब उनको बैलेंस साम्यावस्था में लाया जा रहा है। तो मतलब वो व्याधि प्रतिनिक दवाइयां हो जाती है, जैसे इंद्रिय वगैरह जो है आगे आएगा, संतत ज्वर सतत ज्वर के जो काढ़ा है, रस पाचक रक्त पाचक, तब हम वहां पे दोषों का शमन करते हैं, वहां पे पाचन संज्ञा नहीं रहती है। जी ननु प्रथम एव दिने तिक्त रस कषाय मनुज्ञे तंत्र कृतः। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पहले दिन में हमें ननु जब भी बोलते हैं ना तो वहां पे क्वेश्चन रहता है। तो ये बोले पहले दिन से तिक्त कषाय वगैरह का जो है, ये अलग अलग ग्रंथों में बताया है कि वो देना है कि नहीं देना है, इस पे क्वेश्चन है कि अलग अलग ग्रंथों में बोला है तिक्त रस का काढ़ा देना है कि नहीं देना है। आगे पढ़िए। तथा च उवाचः घन चंदन शुंठ्य अंबु पर्पटक उशीर साधितम। इसका मतलब यह है कि जो षडंग पानी है उसके बारे में अलाउ किया गया है, कि जैसे मुस्ता परपट उशीर चंदन, ये सब का ना हम लोग शीत, ये षडंग पानी दे सकते हैं। शीतम तेभ्यो हित तोय पाचन त्रिर ज्वरापहम, ऐसा जब बोलते हैं कि ज्वर का वो नाश करता है, लेकिन वो षडंग पानी है, उसमें कम ही मात्रा में हम लोग दिया जाता है। शीतम तेभ्यो हित तोये ये हो गया हाँ, शीतम तो हित योग्य पाचनम तत् ज्वरापहम इति तत् कथमेतत् अत्रोच्यते। हाँ आगे। ज्वरेण प्रसक्त तृषो
तृषो अवश्य पान कश्चित् वितरणीयम। इसका मतलब ये है कि जब हम ये देते हैं षडंग पानीय देते हैं, तब ये क्यों बोल रहे हैं कि आप तिक्त रस दीजिए, दूसरी जगह बोलते हैं कि हमें काढ़ा नहीं देना है, तो ये क्यों दे रहे हैं? तो ये बोल रहे हैं कि अत्र उच्यते, इसका उत्तर ये देते हैं इस तरह से कि जो ज्वरीन रोगी रहते हैं उनको प्यास जरूर लगती है, तो प्यास को बुझाने के लिए और थोड़ा सा आम का पचन करने के लिए हम लोग षडंग पानीय देते हैं। न च मद्येत उषेरस्त्र दधि मस्त्वार नाल क्षीरादीनामत्र योग्यत्वयेपि ज्वरस्येव विधानि निषिद्धानि तत्र कृद्भिः। इसका मतलब यह है कि जब कोई ज्वरी रोगी रहता है, मतलब जिसको बुखार है, उसको मद्य नहीं देना है, न च पाने, इक्षुरस नहीं देना है, उसको दही नहीं देना है, उसको आरनाल नहीं देना है, मस्तु नहीं देना है, दही का ऊपर का पानी, फिर शीर नहीं देना है। योग्य होने के बाद भी योग्यत्वेऽपि ज्वरस्यैव विधानि निषिद्धानि, मतलब निषिद्ध क्या है, तंत्रों में अलग अलग ग्रंथों में बोला है कि ये सब नहीं देना है, कितना भी अच्छा हो तब भी नहीं देना है। शिशिर जलम पढ़िए, आकांक्षा मैम ये पढ़िए शिशिर जलम। जी सर। शिशिर जलम आप्य दोष स्रोतः सरोधाग्नि साद दीना वहेत ज्वर गाढ़तर कुर्यात्। इसमें बता रहे हैं कि ये सब हम जब देते हैं या ठंडा पानी देते हैं तो ये क्या करता है, जलम अपी आम दोष स्त्रोत सरोधाग्नि, ये सब आम दोष को बढ़ाते हैं, स्त्रोतोरोध करते हैं, स्त्रोत सरोधाग्नि, अग्नि साध मतलब अग्नि को मंद करते हैं, और ज्वर को गाढ़तम कुर्यात मतलब ज्वर को और बढ़ा देते हैं। इसलिए कभी भी मद्य नहीं देना है, इक्षुरस नहीं देना है, दही नहीं देना है, मस्तु नहीं देना है, आरनाल नहीं देना है, दूध नहीं देना है। आप लोग जो एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि बुखार है तो आप पनीर दीजिए, दूध दीजिए, प्रोटीन डाइट दीजिए, वो एकदम यहाँ पे निषेध किया है, बिल्कुल नहीं देना है। इससे आम दोष बढ़ता है, दोषों में दोष बढ़ते हैं, आम दोष, और स्त्रोतोरोध होता है, अग्निमंद होता है, और ज्वर और ज्यादा बढ़ जाता है। तस्मात् पानार्थे तिक्त साधित मुक्तंभु अनुमेने द्रव्याणि चात्र खल्वमात्रैव योज्यः नित्यंतरमेव प्रत्यपादि। इसका मतलब यह है कि इसमें हम लोग को पीने के लिए जो तिक्त रसात्मक जो उससे साधित जो पानी है, जैसे कि षडंग पानी है, उनका प्रयोग यूज करना चाहिए। द्रव्याणि चात्र स्वल्प मात्रा योज्या, मतलब जब भी हम मेडिसिन डालते हैं षडंग पानी में तो एक चुटकी या एक चम्मच इतना ही डालना है, 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून इतना ही डालना है। स्वल्प मात्रा योज्या नियत अंतर में प्रत्यापी, उसको थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप थोड़ा थोड़ा ही हमें पीने के लिए देना है। वो आपने जो पढ़ा ना, द्रव्याणि चात्र स्वल्प मात्रा है, खल्प नहीं है, स्वल्प मात्रा है। जी जी सर। हाँ। किंच ज्वरितस्य तृषितो जल बहुषद पातुम अपि न शमेत। हाँ, जब ज्वरी है या प्यास लग रही है तो उनमें बाह्य औषध ना देके हम लोग को यही दवाई देना है, षडंग पानी ही देना है। किंच कतिपान्येव घनादीनि जल जल संस्कारेण पातुम अनुमतानि सकलान्यपि तिक्तान्य अनुमतानि। इसका मतलब यह है कि या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जो षडंग पानी में जो घन आदि जो है उसे संस्कारित जल जो रहेगा, मतलब पानी उबाल दिया और उसमें थोड़ा सा षडंग पानी के सारे चूर्ण डाल दिया, वो डाल के देना है। न सकल लाने भी तिक्ता अनुमतानी, मतलब सारे जो तिक्त रसात्मक द्रव्यों के जो काढ़ा है वो नहीं देना है, ऐसा अनुमत है, ऐसा एकदम फिक्स किया है कि नहीं देना है। फिर किम तर्हि क्यों विशिष्ट देना है, प्रभाव, ये बोल रहे हैं क्यों देना है, षडंग पानी को क्यों अलाउ किया गया है, ये क्वेश्चन है। विशिष्ट प्रभाव दर्शयन्ति घनादित्येव। हाँ, ये बोल रहे हैं कि उनका विशेष प्रभाव रहता है, घन आदि का मतलब मुस्ता पर्पट उशिर चंद्रोदित्य नागरे, इनका विशेष प्रभाव दिया है, उसका महत्व है। विशिष्ट प्रभावत्व चान्य अत्रापि द्रव्याणाम दृष्टम। हाँ, तो विशेष प्रभाव दिखता है कुछ कुछ द्रव्यों का, इसीलिए उनको देना है। यथा शमी फल मधुरमपि
केशव केशग्नम। केशव्रम हाँ, केशग्नम केशग्नम तथा अम्ल तथा अम्लमप्या तथा अम्लम तथा अम्ल, फिर क्या लिखा है सर? तथा अम्लम अपि मप्यामल्क अम्लक पित्त कफग्नम सैंधवम पित्त लवणम अपि चक्षुष्यम इत्यादि। इसका मतलब यह है कि शमी फल जो होता है मीठा होके भी, मधुर रसात्मक होके भी बालों को नुकसान देता है, केशग्नम होता है। इसी तरह से खट्टा आम्लकी होता है, वह खट्टा होके भी पित्त और कफ को दूर करता है, उनका विशेष प्रभाव रहता है। सैंधव है वो नमकीन होके भी, लवण रस होके भी चक्षुष्य है। तो इसी तरह से अन्य द्रव्यों का भी हमें ऊह्य करना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए। तस्मात् घनादीना पानीय पानीय संस्कारोपयोगी नवज्वरेऽपि हित। इसलिए जो घन आदि जो हम दे रहे हैं षडंग पानी का, वो पानी से संस्कारित कर लेते हैं तो नव ज्वर में भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है, ऐसा बता रहे हैं। नहीं, हम लोग ये शायद ये पेज हम पढ़ चुके हैं। रुकिए जी रुकिए। सर, ये रिपीट सर, ये मैंने अब देखिए चैट पे डाला था, ये एक बार रिवाइज हो रहा है, कोई अच्छी अच्छी बात है सर, एक बार फिर से हो रहा है, लेकिन ये हम लोग 39 का टीका पढ़ने लगे। रुकिए 39 वो गलती हो गया, मैं वही बोल रहा हूँ, ये तो पढ़ा है हमने। एक कोई नहीं मिनट। सर, अच्छा रहा, एक बार रिवाइज हो गया। अब so, इसका जो 47 वाला है उसकी टीका थोड़ी छोटी थी, तो हाँ, पेज चेंज हुआ था तो हो गया होगा। जी सर। मैं फिर से लेके आता हूँ। नेक्स्ट पेज है सर। हाँ, ये वाला, इसको बड़ा करते हैं। आपको आकांक्षा मैम दिख रहा है कि मैं जूम करूं? थोड़ा सा जूम कर दीजिए। ये मेरे को थोड़ा सेटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ये हो नहीं रहा। रुकिए, हाँ अभी हो जाएगा। हाँ, इसमें ये पढ़िए। सर आयुर्वेद रसायन, नहीं, ऊपर वाला ही पढ़िए, वो 3-4 लाइन। जी सर। भ्योऽस्य मुस्ता पर्पटस्य प्राधान्य प्रदर्शनार्थ इसका तथा मतलब ये है कि मुस्ता और पर्पट का प्राधान्यता बताई है। तथा तथा चाचयो अज्ञार्थ अज्ञाना, सर ये समझ में नहीं आ रहा। मध्य इसमें बोले मुस्ता पर्पटक ज्वरे। चाचा यो अग्रयाणम मध्य मुस्तक परपटक ज्वरे। ये बता रहे हैं कि सभी द्रव्यों में मुस्ता और परपटक जो है, ये ज्वर में प्रधान द्रव्य बताए हैं, मतलब ज्वरज्ञ बताए हैं। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र अध्याय 40/49 में ऐसे बता रहे हैं, इति निर्देश्य थे। तस्मात् मुस्ता पर्पटस्यैव ज्वरानाशने ज्यायस्य मित्यवेहि व्याधि प्रतिपक्षत्वात्। ये जो मुस्ता परपट है ना, ये ज्वर नाशन में ये व्याधि प्रत्यनिक द्रव्य के रूप में सबसे ज्यादा इसको महत्व दिया गया है, ऐसा अरुंधत जी बोल रहे हैं। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। उक्तानाम औषधानां विषय विभाग फल चाह यथा योगमिति। जी, इसमें यथा हाँ, इसका मतलब है कि उक्त औषधियों जो बता रही हैं उसमें यथा योग्य मिति, जैसे मुस्ता परपट, मुस्ता शुंठी, जो 5 तरह का पहले बताया, तो जो जो चीज का जहां जहां जो जरूरत है वो देना है। यथा योग्यो यत्र देशे काले व लभ्य यत्र ज्वरे वा द्रव्य शक्ति पर्याय लोचनया योग्यः स यत्र योज्यः। इसका मतलब ये है कि यथा योग्य, ये शब्द का मतलब क्या है कि जो जो देश में, देश के हिसाब से, काल के हिसाब से अगर ज्वर आ रहा है, जैसे कोई जम्मू कश्मीर में कोई बीमार पड़ रहा है, कोई महाराष्ट्र में बीमार पड़ रहा है, तो ऐसा अलग अलग देश के हिसाब से या काल के हिसाब से, जैसे कि ऋतु संधि काल है, वसंत ऋतु है, शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वैसे टाइम पे यत्र ज्वरेवा द्रव्य शक्ति पर्यालोचना योग्य तत्र सतत्र योज्य, तो द्रव्य की शक्ति देखना है हमें, और लोचनया मतलब देखना है हमें, और जो योग्य है सतत्र योज्य, उस टाइम पे वो द्रव्य का योजना करके देना है। सिद्ध योगे तु ज्वराधिकारे श्लोक 82 नागर देव काष्ठ च धान्यक बृहति द्वयम् दद्यात् पाचनक पूर्व ज्वरिताय ज्वरापहम। इसका मतलब यह है कि सिद्ध योग नाम का जो पुस्तक है, इसमें ज्वराधिकार का जो श्लोक नंबर 82 है, उसमें बता रहे हैं कि नागर मतलब शुंठी, देवकाष्ठ मतलब देवदारू, और धान्य, और दोनों बृहति, बड़ी बृहति और कंटकारी, ये सब पाचन के लिए देना है
पूर्वम ज्वरिताय ज्वरापहम, ये ज्वर को दूर कर देता है। ये सिद्ध योग का एक योग है। उसी तरह से अष्टांग संग्रह का एक योग बताएं, पढ़िए। संग्रहे तु चिकित्सा अध्याय 1 पाठेन्द्र यव भूनिम्ब मुस्ता पर्पटकामृतः जयन्त्याम अतिसार ज्वर च सम औषधः इति। इसका मतलब है कि अष्टांग संग्रह में व्याधि प्रतिनिक क्या दवाई बताइए? तो पाठा, इंद्रियव, फिर भूनिम्ब, मुस्ता, परपटक और गुडुचि, ये सब क्या करते हैं? तो आम और अतिसार और ज्वर को ये दूर करता है। और महौषधा मतलब शुंठी भी देना है। तो ये सब, इनको महौषध बोला है। ये सब ना, ये सारे द्रव्य जो है, महौषध ज्यादातर शुंठी को बोलते हैं। तो ये सब ना ज्वर की व्याधि प्रतिनिक दवाइयां हैं। अब हम टीका में आते हैं, हिंदी टीका पढ़ते हैं। और ये रस पाचक, रक्त पाचक, जो हम लोग बार बार बोलते हैं, ये रस पाचक क्या है, रक्त पाचक क्या है, ये आ गया अभी संतत ज्वर आदि की। 48 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है आयुष दर्पण पे? जी इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन पढ़ेंगे। जी अगर हम पढ़ दें तो कहिए आप। हाँ आप पढ़िए सर, आप पढ़िए। बहुत ही बढ़िया सूत्र और है ये। सुनिए, सब लोग अनम्यूट करिए, क्योंकि ये सभी लोगों को श्लोक याद होना चाहिए। हमारे गुरुजी हमको याद कराते थे, इसलिए मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, सब लोग अनम्यूट करिए, सब लोग अनम्यूट करके सर के पीछे पीछे बोलिए सब लोग। चलिए, संतत आदि ज्वर की चिकित्सा। कलिंग का पटोलस्य पत्रम कटुकरोहिणी। कलिंग का पटोलस्य पत्रम कटुकरोहिणी। पटोलम सारिवा मुस्ता पाठा कटुकरोहिणी। पटोलम सारिवा मुस्ता रोहिणी। पटोल निम्बस्त्रिफला मुद्विका मुस्तवत्सकाः। किरात तिक्तम अमृता चंदनम विश्व भेषजम। धात्री मुस्तामृता छौद्रम अर्धश्लोक समापनाः। पंचैते संततादीनां पंचानां समनामताः। इसका अर्थ यहाँ पे ऊपर आप देख रहे होंगे, कलिंग का पटोलस्य पत्रम कटुकरोहिणी। तो इंद्रियव, पटोल का अर्थ परवल के पत्ते, पत्रम पत्र उसके बाद कुटकी है, और कटुक रोहिणी, ये वो परवल के पत्ते और कटकी। पटोलम सारिवा मुस्ता, पटोल का अर्थ फिर यहाँ परवल के लिए है, सारिवा के लिए है, मुस्ता मोथा के लिए है, पाठा के लिए है, और फिर कटुक रोहिणी कुटकी के लिए है। तीसरे श्लोक में पटोल निम्ब त्रिफला, तो पटोल परवल हो गया, नीम हो गया, त्रिफला हो गया। उसके बाद मुद्विका जो है वो द्राक्षा के लिए आया है, मुस्ता। उसके बाद फिर जो है वत्सकाह, ये इंद्रियव। पुनः किरात तिक्तम, किरात तिक्त चिरायता के लिए आया है। तिक्त जो है वो गिलोय के लिए आया, अमृता तिक्त, किरात तिक्त चिरायता गिलोय, फिर है अमृता के बाद छौद्रम अर्ध श्लोक समापन, लाल चंदन सौंठ। इसके बाद आगे क्या कहते हैं ये, धात्री मुस्तामृता छौद्रम अर्ध श्लोक समापना, पंचैते सततादीनां पंचानाम समनामताः। यानी कि ये जो 5 जो योग बताए गए हैं, ये 5 कषाय संतत सतत अन्य दुष्ट तृतीयक और चतुर्थक ज्वरों को शांत करते हैं, ऐसा बताया गया जी। अभी जी इस पे हम प्रैक्टिकली सुनेंगे, समझेंगे, इस पे बहुत बड़ा चर्चा होगा। ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है, इस पे तो पूरा 2 लेक्चर हो सकता है। हाँ, अब आप लोगों को मालूम है कि हमारे साथ एक बहुत अच्छी डॉक्टर हैं जो कैंसर पे काम करती हैं। उनका नाम है डॉक्टर अनुरिता सकट मैम। तो इन्होंने रस पाचक, रक्त पाचक से बहुत सारे पेशेंट ठीक किए हैं। तो अनुरिता मैडम, आप कुछ अनुभव बताएंगे अपने रस पाचक, रक्त पाचक के? अलग अलग पेशेंट में कैसे दवाई दी आपने और क्या रिजल्ट है वो बताइए। सर थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे ये जैसे नवीन सर ने बताया, तो हमारी ट्रीटमेंट की शुरुआत, या जो आयुर्वेद हम शुरुआत करते हैं, उन्होंने अगर ज्वर सीख लिया और ये योगों को यूज करना अगर सीख लिया, तो मुझे लगता है कैंसर ही नहीं, कोई भी, अभी जो कल डिस्कस हो रही थी अटेक्सिया की केस, तो वहां पे भी हमारी सिर्फ अवस्था, सामता, निरामता और धातु लीन अवस्था, इन सब चीजों को देख के हम बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। रस पाचक, रक्त पाचक को मैंने और
आगे इन्हीं द्रव्यों का, खास करके कैंसर में मैंने जो भावनाओं इंक्रीज की है वो भूनिम्ब, गुडुचि, परपट, कुटकी और सारिवा। क्योंकि काफी बार क्या रहता है कि रसपाचक रक्तपाचक के साथ में पेशेंट जो है वो कैंसर की केमो रेडियोथेरेपी लेके आता है। और आज आपने षडंग पानी पढ़ा तो वो कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि हम अगर नवज्वर है तो जैसे किडनी फेलर का पेशेंट है हमेशा मंद ज्वर में रहता है, हमेशा उसका अग्नि जो भी है बंद रहता है, लेकिन उसको अगर हम 1 लीटर में षडंग पानी देते तो और अच्छे से दीपन भी करेगा और दूसरा चीज आम का पचन भी हल्के से करेगा। तो वैसे सीए की कोई भी फेज हो, भी जैसे लेटेस्ट मेरे पास में एक ब्रेन ट्यूमर की केस आई थी, बहुत छोटा बेबी था तो बात भी नहीं हो पा रही थी। उसका 3rd क्रैनियोटोमी डॉक्टर चारुदत्त आपके बहुत बड़ा हस्ती नाम है पूना में, उनके 2 ऑपरेटिव्स हुए थे और पेशेंट डिटोरेट हो रही थी। ग्लायोमा सबको मालूम है बहुत फास्ट इंक्रीजिंग रहता है, तो वैसी ही कंडीशन रहती है जब सेरिब्रल हेमिस्फीयर में जो हमारे ये रहते हैं जहाँ पे हम बोलते हैं वायु का अवकाश जहाँ पे है, तो वो वर्टिकल वेंट्रिकल से उसका ट्यूमर बढ़ रहा था। तो उन्होंने पहला रिसेक्शन किया तब भी बढ़ा, सेकेंड रिसेक्शन किया तब भी वो बहुत बड़े पेडेंकल में ट्यूमर बढ़ा। तो मैंने थोड़ा सर की वजह से ज्यादा डेयरिंग हो गया, वैसे बहुत बड़ा काम नहीं है, एक प्रोलॉन्गिविटी और एक प्रोलॉन्ग हेल्दी लाइफ और दूसरा संप्राप्ति को भंग करके सी मार्कर्स कम करना, यहाँ तक याप पे हो सकता है। तो उनको जब आखिरी कुछ बोल दिया जाता है कि यार देयर इज नो चांसेस, तो एलोपैथी के हिसाब से, और मेरे लिए 2% रिजल्ट वाले केमो रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट नहीं है, आयुर्वेद उससे बहुत ग्रेट है। दीपन पाचन के साथ में आप जहाँ पे भी सबसे पहले रस और रक्त, ये 2 चीज को अगर आप एक्वायर कर लेते हैं तो संप्राप्ति बहुत इजीली आप हैम्पर कर पाते हैं। तो इसकी वजह से मैं रसपाचक रक्तपाचक पे ज्यादा ध्यान देती हूँ। मैंने मेरे रक्तपाचक और रसपाचक को घन फॉर्मेट में बना के उसको इन सारी चीजों की भावनाएं देके रखी है। अगर मुझे ऐसे लगता है इन्फेक्टिव फोकस है तो वहां पे मैं पंचामृत, जो हमारा पंचामृत लोह गुग्गुल है, पंचामृत घुत गुग्गुल है, इनकी कल्पनाएं ज्यादा यूज करती हूँ ताकि पेन किलिंग भी बहुत इजीली होता है। तो ये ट्यूमर के केस में मैंने इतना ही देखा कि अगर हमें वायु तत्व पे और वात पे अगर हमें कॉन्कर करना है, फर्स्ट टाइम इट वाज इन माय लाइफ ऑफ 26 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कि मैंने ट्यूमर को इन्वेजिवली, मतलब हमारे लिए जो उपकर्म है वो ही माइनर सर्जरीज है, ऐसे समझ के मैं ओपीडी में ही उस लड़की को एक छोटा मात्रावस्ती दिया था अराउंड अबाउट 25 ml का, बिकॉज शी इज 1.5 year नाउ शी इज 18 months। उसका फर्स्ट सर्जरी वो फर्स्ट 1 year की थी तब हुआ था, और उसको डेली उसका टैपिंग होता था। तो वहां पे जहाँ पे उसका सर्जरी हुआ था वहां पे एक सूजन भी था, वो सूजन वगैरह तो चला गया था, लेकिन टैपिंग करके उसका सीएसएफ निकालते थे। मैंने उसको धारा नस से दिया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा डेयरिंग था, थैंक्स टू अरविंद सर ओनली, बिकॉज मैं खुद 4 महीने से नसें ले रही हूँ उनसे, इसकी वजह से वो थोड़ा सा ये था कि हाँ कुछ दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन ब्रेन ट्यूमर डायरेक्टली विद द साइनसेस, जो क्रिब्रिफ्रॉम प्लेट है, इट इज वेरी इजीली कि वहां से द्रव्य चला जाता है। तो मैंने उसको दिया। शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ हुआ, मतलब बेबी थोड़ा सा अनईजी हुई, लेकिन उसके बाद में क्योंकि पेशेंट के रिलेटिव्स रेडी नहीं थे घर पे नस से देने के लिए, बहुत डराया हुआ था उनको एलोपैथी, मतलब चारुदत्त आपटे ने बोला कि कुछ नहीं देना और कोई गारंटी भी नहीं दिया है, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। तो मैंने उनको बोला जब आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया कि एनीथिंग कैन हैपन ऑन टेबल, तो आप जो 5 दिन के बाद का सर्जरी है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए और ये नस से चलाइए, बस्ती चलाइए। लेकिन पेशेंट कातरस के वहां पे और मैं खराड़ी में रहती हूँ, उनको घर वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे थे आयुर्वेद के लिए, तो इसकी वजह से उनको इंस्टेंटली देके मैंने जो भी है मज्जा पाचक, ब्राह्मी, देन उसके साथ में रस पाचक रक्त पाचक का, क्योंकि बेबी छोटी है तो उसका सब चीज अच्छी तरह से खरल करके उसमें गुरुचि, यष्टि मधु, मानस मित्र ये डाल के बेबी को एक मेरा बहुत अच्छा एक ओजोविन करके मेरा सिरप है जिसमें रस रक्त बहुत अच्छी तरह से ये हो जाता है, उसको बहुत अच्छी पुष्टि मिल जाती है, बहुत अच्छा ब्रूहन कार्य होता है। मैंने उसके अंदर मिक्स करके दिया, और मैं जो शहद यूज करती हूँ सबको मालूम है, उससे सबलिंगुअल पहले 1 आवरली दिया, और उसके बाद में 2 घंटे के बाद में 3 घंटे के बाद में बेबी को जाने दिया। उसका बस्ती पूरा रात भर धारण हुआ। जो 5 दिन के बाद था वो सर्जरी तो टली गया। आज बेबी का मुझे लास्ट मंथ में भी फॉलोअप हुआ, और उसके बाद में भी बेबी अभी खाना खाती है।
उसका शंटिंग का सर्जरी सिर्फ हुआ, लेकिन जो मेजर सर्जरी वो टल गया क्योंकि उन्होंने शायद देखा तो जो पेडंकल था, जो ट्यूमर था, वो बढ़ा नहीं। सिर्फ अपटे सर बहुत बड़ी हस्ती, तो हम कुछ नहीं बोल सकते उनको, लेकिन उन्होंने इतना बोला कि अभी हम सिर्फ ऑब्जर्व करें, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है तो सर्जरी करानी पड़ेगी। सबसे बेसिक उसका टैपिंग रुक गया। मतलब वज्र भस्म, सॉरी अभ्रक भस्म या फिर हीरक भस्म, ये हम बोलते जरूर है, लेकिन बहुत लोग जो है इसको महंगा करके टाल देते हैं। और बुरा यही लगता है कि जिस सर्जरी का लैक्स में अमाउंट है, ऐसे ट्रायल सर्जरीज लोग जाते हैं, शंटिंग कराते हैं, और इतना लाइफ रिस्क रहता है। मतलब आप वो सर्जरीज इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी रिस्क रहती है। वो बेबी बहुत क्यूट है, मैं उसका नस्से का वीडियो भी शेयर करूंगी। लेकिन ये जो सारे ग्रंथ में बताए ना, मेरे लिए ये आप्त वचन है। और इसके पहले मेरा शायद डेडिकेशन, आई यूज्ड टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू एलोपैथी एंड दे वर मास्टर टू मी, बट नाउ आई फील दैट कि नवीन सर का ये प्लेटफॉर्म है, अरविंद सर इज द मास्टर। हम कुछ भी डेयरिंग कर सकते हैं। बाकायदा आप उनको वर्ड दीजिए कि हम भी ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल डरिए मत ये बोलने के लिए, क्योंकि मैं तो ये बोलती हूँ कि ऑन पेपर ये करके कि दिस इज माय फर्स्ट ट्रायल एंड इट विल बी 200% प्योर जेन्युइन एफर्ट। लेकिन इसमें बेबी का प्रकृति, बेबी का जो भी पेशेंट का जो प्रकृति है और उसका धातु कितनी जल्दी साम्यता में आते हैं, तो हम आपको जो भी है इससे अच्छा बेटर रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन इससे डिटोरेट नहीं होगा। फिर मैंने उसको अभ्यंग भी शुरू किया, चंदन बला, लक्षादी, और उसके साथ में थोड़ा सा सहचर। तो अभी बेबी जो बिल्कुल गर्दन नहीं पकड़ती थी, सिर्फ सो के रहती थी, शी वाज जस्ट विद वेरी लेस सेरेब्रल रिस्पॉन्सेस। तो अभी वो बोलती है, कुछ पोएम्स वगैरह भी कहती है। मैंने शायद लास्ट वीक में, उससे वीक में मार्च के ग्रुप में डाला था, मैं फिर से डाल दूंगी। लेकिन ब्लड कैंसर में या फिर जो भी डिफिकल्ट डिसीज, उसके लेवल पे बिल्कुल मत जाइए। वो उनके लिए एक डायग्नोसिस रहता है, हमारे लिए जो भी है वो कौन सी अवस्था है, धातुगत अवस्था कौन सी, मज्जागत हो गई है क्या, मेटास्टेसिस अगर है, तो जो भी संप्राप्ति है उस संप्राप्ति को अगर एक्वायर नहीं कर पाए तो वो जो धातुगत चली जाती है, तो वहां पे आपको बस्ती चिकित्सा, वहां पे नस्य चिकित्सा, उसके बाद में जो भी माधवी मैम बताती है। तो मेरा अभी थोड़ा सा रिसर्च माधवी मैम का ही मैं लेक्चर का वेट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा वेदन कार्य अगर हम इसमें कर सके, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो पंचकर्मा के लिए अलाउ नहीं करते अगर उनकी कक्ष में मॉडर्न चलता है तो। सो दैट्स द रीजन, बिलीव करिए, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक। मैं रसपाचक, रक्तपाचक, मेदोपाचक और इन सारी चीज का मेरा ऐसे समझिए कि विदाउट दिस आई कैन प्रैक्टिस। पहले शोधन, जब हम विरेचन या बस्ती पूरी तरह से नहीं दे पाते, तो जैसे अभी अंजना मैम भी कई बार बताती, तो मैं नाभि पूरन, उसके बाद में अवगाह और लेप, इन चीजों का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इंस्टेंट पेन रिलीविंग काम करते हैं। लेकिन मैंने एक ट्रायल डोज पे, अभी मेरे पास में ऐसे कुछ कंक्रीट नहीं है, मैंने जो ये द्रव्य है मेटास्टेसिस बोन पे, जो रसपाचक, रक्तपाचक और मेदोपाचक, इनका मिश्रण भी, और जो हमारा दशांग ये बताया उनका मिश्रण भी करके मैंने, जहाँ पे वर्टिब्रल और दोनों डिस्क के बीच में मज्जागत अवस्था है और रुक वेदना काफी सीवियर है, बिकॉज बोन मेटास्टेसिस में बहुत पेन सीवियर होता है, तो वहां पे मैं लेपन करके देख रही हूँ। लेकिन फर्स्ट ही केस है और जस्ट 3-4 दिन ही हुआ है, तो जब भी मेरे पास में कुछ फाइंडिंग होगा तो मैं जरूर बताऊंगी। आई फील दैट ये लोकली भी ये उतना ही अच्छा काम करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर आकांक्षा मैम और डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, आप लोगों ने पाचक यूज किया है, उसका क्या आप लोगों को रिजल्ट है, आप बताइए आपके प्रैक्टिस में। आकांक्षा मैम, डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम जी। सर पाचक का जैसे मैम ने बताया है, तो मैम तो खैर बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स देखती है, लेकिन हमारे पास जो नॉर्मल केसेस आते हैं उसमें अधिकतर कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो ज्वर की हिस्ट्री किसी ना किसी रूप में रहती ही है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको मलेरिया टाइफाइड आता भी है और वो हिस्ट्री में बोलते हैं कि नहीं वो एक बार आया था, उसके बाद हम लोग ने मेडिसिन ले ली थी। तो यहाँ पे ज्वर से हिस्ट्री आती है। और कई बार हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को मीजल्स के रूप में कहीं ना कहीं एक बार, कई बार 2-3 बार भी मीजल्स या ये चिकन पॉक्स हुआ रहता है। तो ऐसे केसेस में आगे जाके ये संप्राप्ति, जो भी पेशेंट को डिसीज होता है, उसको भंग करने के लिए हमको कहीं ना कहीं ये धातु का जो ज्वर है उसमें ट्रीटमेंट करनी ही पड़ती है, और तभी हमको पेशेंट में रिजल्ट मिलता है। ऐसे सर बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें, जैसे खासतौर से लेडीज के जो पेशेंट्स आते हैं, लेडीज जो केसेस आते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो ब्लॉक्स हो जाते हैं और स्रोतस अवरोध होने के कारण मेंसेस अच्छे से फ्लो नहीं हो पाते हैं। तो वहां पे किसी ना किसी रूप में अगर ज्वर आया हुआ है और उस रूप में अगर आप इसमें
धातुगत ज्वर के अलावा अगर आप आम का पाचन के साथ साथ और इसको भी अगर आप उपयोग करते हैं तो स्रोतस खुलने में बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। और क्योंकि जब आम का पाचन और स्रोतस जब खुल जाते हैं तो फिर डेफिनेटली उस व्याधि की संप्राप्ति भंग होकर आपको आगे रिजल्ट्स जल्दी मिल जाते हैं। तो इसका अलग अलग केसेस में आप यूज कर सकते हैं। मतलब पेशेंट्स के अकॉर्डिंगली आपको पेशेंट की हिस्ट्री देखिए कि आपको अगर किसी भी लेवल पे अगर ज्वर हुआ है तो कौन से लेवल पे उसकी कौन सी धातुगत अवस्था है उस ज्वर की, उस हिसाब से आप कर सकते हो। और इवन जब जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जो भी हमारे अवयव है शरीर के, तो सारे अवयव जो होते हैं उसका जो मेन इंग्रेडिएंट मतलब जो मेन एक प्रोडक्ट होता है उसमें से एक रक्त धातु होती है। क्योंकि ऐसा कोई भी हमारे शरीर का अवयव नहीं है जो रक्त धातु से नहीं बना है। तो रक्त धातु की जहां तक शुद्धि का सवाल होता है, इसमें बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं मतलब सारे पाचक मिला के जो रक्त धातु की बहुत अच्छे से ये प्रसादन करते हैं और शुद्धि करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम पाचक का उपयोग वहां पे रक्त की शुद्धि के लिए भी करते हैं तो उस अवयव पर जाके उसका अच्छा असर होता है। तो अगर किसी भी अवयव का, जैसे आप सर हमेशा बताते हैं कि मेद की मतलब यकृत की जो फॉर्मेशन है वो किससे हुई है या सिरा कंडरा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इन चीजों का अगर हम थोड़ा सा एनाटॉमिकली अगर हम जाते हैं और उसके बाद फिर हम रक्त धातु पे कार्य करते हुए इन पाचकों का उपयोग करते हैं तो हमको बहुत सारे आंसर्स बहुत जल्दी मिलते हैं। कुछ केसेस होंगे तो सर मैं नेक्स्ट कल जरूर शेयर करूंगी जिसमें इनका मतलब पर्टिकुलरली पाचक उपयोग करने के बाद मुझे बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिले हैं। थैंक यू सर। और कोई शेयर करे अपना एक्सपीरियंस। और डॉक्टर मीनल गुप्ता मैम, आप भी पाचक का यूज करती हैं, तो आपको क्या रिजल्ट है? प्रणाम सर। डेफिनेटली सर, ये पाचक का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से सीखा। अभी इससे पहले नॉट सर मेरे पास इसका थोड़ा सा नहीं था नॉलेज। मैंने पाचक का कॉन्सेप्ट आप लोगों से बहुत अच्छे से सीखा। और उसके बाद सर जो भी पेशेंट्स आते हैं उन पे ये देखिए किस स्रोतस की दृष्टि है। अगर मतलब रसवय स्रोतस की दृष्टि है, रक्तवय स्रोतस की दृष्टि है, मैं उस पाचक को जरूर उसमें प्रयोग करती हूँ। और स्टार्टिंग की जो मेरी रेमेडी होती है उसमें हमेशा एक ना मतलब पाचक का प्रयोग जरूर होता है। अभी मैंने क्षेत्र के पेशेंट्स को जहाँ पर ट्रीट किया था वहाँ पर मैंने रस पाचक, रक्त पाचक के बाद मेदोपाचक का प्रयोग भी किया था सर। और रक्त की दृष्टि में जहाँ का प्रयोग किया वहाँ मेदोपाचक का बहुत अच्छा इफेक्ट किया। और जहाँ भी मैं ये देखती हूँ कि जिस स्रोतस का इफेक्ट आ रहा है उसका पाचक उसमें मैं जरूर प्रयोग करती हूँ। सर उसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। जो रिकवरी रेट है वो बढ़ जाता है, उसका जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है कि पेशेंट को जल्दी रिकवरी मिलने लगती है। तो ये सब पाचक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और जो आपने मुझे बताया उसके बाद हमने इसका बहुत अच्छा प्रयोग किया। थैंक यू आपका। डॉक्टर कन्वल देओल मैम, आपने यूज किया है पाचक? आपका कोई एक्सपीरियंस है? डॉक्टर कन्वल देओल प्रणाम सर। प्रणाम सर। आपका कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए। जी सर मैं जो पीसीओडी के पेशेंट हैं जहाँ जो इनको इस तरह के डिसऑर्डर्स आते हैं उनमें सर यूज करती हूँ, काफी अच्छा रिजल्ट आता है सर इसका। जी, आप हमें बताइएगा और रिपोर्ट्स बताइएगा। डॉक्टर हाँ, थैंक यू। डॉक्टर प्राची जी, आप सुन पा रही हैं क्या? पुणे की डॉक्टर प्राची जी, डॉक्टर विन्यासा जी। अच्छा, विन्यासा जी भी आ गई हैं, बहुत दिन के बाद आई हैं विन्यासा जी। हाँ, डॉक्टर रमेश गौतम जी। विन्यासा जी, आप कहाँ थी? आपको सब लोग पूछ रहे थे, आप इतना अच्छा अच्छा चीज बताती हैं। चूर्ण बस्ती आप ही तो बताई थी। आज मैं भी आपसे ही सीखा है सर, पाचक सीखा था। और पाचक में एक एक्सपीरियंस है सर मेरा। का कोलेस्ट्रॉल माइक के पास बोलिए ना, माइक के पास बोलिए, क्लियर आएगा। सर पाचक को नहीं था सर, आज दर्पण से ही सीखा था पाचक। और आपका लेक्चर सुन के मुझे पता चला था सर। और मेरा हस्बैंड HDL कभी भी नहीं बढ़ा था सर। उनका HDL हमेशा 30, 32, 40 इतना ही था सर। मैं 1 वीक बैक उनका रिपोर्ट्स किया है, उनका HDL 75 to 78 हुआ है। और रक्त पाचक 1 महीने से ले रहा था उन्हें और सब पैरामीटर्स भी नॉर्मल हुआ है सर। मैं कभी भी HDL इतना बड़ा नहीं देखा है सर। मीन्स आई हैव नॉट सीन सर, मे बी, बट उनका 70 में ऊपर आ गया है। अच्छा है सर। जी, बहुत अच्छा बताया आपने।
HDL में भी बहुत अच्छा फायदा होता है। HDL सर, HDL हमेशा अच्छा मीन्स अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है ना सर, वो जी कभी भी बढ़ नहीं देखा मैंने, बट पाचक से यूज करके रस और रक्त दोनों ले रहा था मेरा हस्बैंड, जी अच्छा फायदा हुआ सर, धन्यवाद। जी सर एक बात बोलनी थी, हाँ ये आप जब ज्वर बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से प्रैक्टिस में मैंने रसपाचक रक्तपाचक तो प्रचलन की वजह से यूज किया या रिजल्ट्स की वजह से, लेकिन वो हमारा स्वार्थ था। लेकिन आज आप जो पढ़ा रहे हो तो इसका मतलब सबकी संप्राप्ति जो दीर्घ या जो लॉन्ग टर्म डिसीजेस है, क्रॉनिक डिसीजेस है, उसमें ज्वर जो है वो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट करता ही है। इसका मतलब यही हुआ ना सर? जी मतलब या तो ज्वर की जीर्ण अवस्था में पेशेंट हमें मिलता है या ज्वर की हिस्ट्री हो चुकी है तो उसकी धात्वाग्नि पूरी तरह से मंद रहती है और वहीं पे ये पाचक काम करते हैं, ऐसे अर्थ लेना चाहिए ना? जी अनुरिता मैम, जो हमारी चिकित्सा में ना आम पाचक और रस पाचक तो बिल्कुल किसी में भी दो तो मतलब हाँ वो तो जरूर देना ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहले रस धातु ही विकृत होती है, उसके बाद ही सारी कोई भी व्याधि हो तो सबसे पहले तो उसमें धातु पे ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर हम धातु का वो सारी संप्राप्ति भंग कर देंगे तो हमारी 50% 60% तो काम वहीं से ही हो जाना है। सर अभी देखिए ना सर ने 6 द्रव्य जो बढ़ा दिए हैं, मुस्ता परपट पोषित जो है, हम उसको हम कंप्लीटली यूज नहीं करते हैं। हम अगर उसको 2-2 3-3 चीज का कॉम्बिनेशन करके उससे सिद्ध करके भी देंगे तो भी मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले दीपन पाचन ही है कि जो याप्रत्व की तरह लेके जाता है। अगर दीपन पाचन अच्छे से हो गया तो आपको आगे संप्राप्ति बढ़नी मतलब रोक ही सकते हैं हम उसको। जी मैम, अब आप मैम सबकी घनवटी बनाओगे, घन बनाओगे और मुझे भी भेजोगे। सर मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, बस मैंने क्या है सर, मेरा शॉर्टकट ये किया है क्योंकि आप पेशेंट को बनाते हो जल्दी तो ज्यादा में रिजल्ट। बनाओ, आप हमें देना नहीं चाहती मेरे इसलिए पास है बोल ना, रहे हो। मैं नहीं दे नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर, दे दूंगी मैं। हाँ सर है ना, मेरे सर पास है ना, मैं आपको दे दूंगा। जी मैं तो वही देता हूँ ना, सबको मैं भेजता हूँ ना, मेरा भी तो घनवटी है मैं। नमस्कार अरविंद सर। हाँ जी बताइए। नमस्कार सर। हाँ उषा मैम बताइए मैम। हाँ नमस्कार एवरीवन। मैंने 2-3 दिन पहले बताया था पोस्ट कोविड का, तो मेरे यहाँ एक पेशेंट आनंद का पेशेंट था, तो उसको बहुत ही पहले फीवर था। उस टाइम सेकंड वेव के बाद एक बीच में बिल्कुल कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं हो रहा था, तो उस टाइम 10-15 दिन से उसका फीवर चालू था। बाद में मेरे पे फोन आया तो मैंने उसको बोला कि आप एक बार टेस्ट करवा लो, मुझे कोविड पर ही ज्यादा हो रहा है, और उस टाइम नहीं कर रहे थे। फिर उसको एडमिट करके वही आनंद की कोई हॉस्पिटल में हुआ होगा तो पॉजिटिव आया। उसके बाद 15 दिन जब उसका पूरा ट्रीटमेंट हो गया सर, उसके बाद वो फिर उसका 15 दिन के बाद फोन आया कि मुझे सब कुछ ठीक है, मगर मैं खाना खाता हूँ उसके बाद मुझे फीवर आता है, बाकी पूरा दिन कुछ नहीं होता है। शायद 1 मंथ के बाद आया, हाँ पूरा बोले खाना खाने के बाद ही मुझे फीवर आता है। तो मैंने उसका पूरा हिस्ट्री लेके फिर सर मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया था चंद्रकला रस, जो एक्सेसिव जो सिक्रेशन होता है स्वेटिंग ग्लैंड पर और हाई फीवर रहता है, तो उसपे का उसको वो दिया पहले उसमें रसायन काल में, और बाद में 10 मूल पाउडर दिया था उसको क्रॉनिक पेन एंड हाई फीवर में भी, और बात का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें उसको 10 मूल दिया था। और बाद में अमृता रिच दिया था उसको बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए, और पित्त दोष को समन के लिए मैंने शुद्धशेखर रस बिफोर फूड दिया था सर। ये 4 मेडिसिन दिया। उसको दूसरे दिन ही उसका कॉल आया कि मैम मेरा फीवर सब कुछ चला गया। फिर भी मैंने उसको बोला कि तुम 15 दिन तो चालू रखो, ठीक है 1 महीने के बाद आपका ये फीवर डाउन हो रहा है, मगर फिर भी अंदर जो 200 है उसको समन करने के लिए भी आपको लेना है। तो सर उसके बाद कभी उसको फीवर नहीं आया उसके बाद, मगर आयुर्वेद में इतनी ताकत है कि दूसरे दिन उसका फीवर कम हो गया था और आफ्टर फूड नहीं आया था ऐसा। जी सर थैंक यू आपका, आपने बहुत बढ़िया बताया। और डॉक्टर पवन जी, मैं आपको ना एक काय चिकित्सा का किताब दूंगा, वो आप पढ़ेंगे तो आपको इतना मजा आएगा कि वो क्या किताब है। मैंने सभी लोग को दिया है, सभी लोग को दिया है। तो पवन जी आप ही रह गए थे। मैं रह गया सर सबसे पीछे। यगो जोशी सर। भेजी, मैं भी रह गई हूँ, आपने कहा था भेजूंगी। अच्छा हाँ, वरना पाठक मैडम और पवन जी को देना बाकी है, बाकी सभी के पास है।
ज्यादातर सभी को भेजा है, सभी को। हाँ वैद जी, ये जो धातु पाचक का कॉन्सेप्ट है, हाँ ये हम लोगों ने आयुष दर्पण पर आने के बाद जो हमारे नॉर्थ इंडिया है, स्पेशली जब कोएगुलोपैथीज हो रही थी कोविड के दौरान, ऐसे बोल रहे थे कि पेशेंट जो है वो उससे डेथ हो रही है, कहीं क्लॉट आ जा रहा है कुछ, तो उस समय जमदग्नि सर का भी एक ड्रग्स माधव रसायन वो चला था, तो पर पेशेंट को जैसे यहाँ पर है ना 6 दिन 7 दिन लंघन के बाद फिर रक्तपाचक लंबा चलाया था, रक्तपाचक चलाया था, सूचेकर और ये सब तो चलाया था, पहले भी डिस्कशन हो चुका है। और आज भी मेरा सबसे ज्यादा रक्तपाचक ही वो अभी मेरा आपसे बोला भी था भेजने के लिए। मैं भेज दूंगा। अब मुझे पवन जी को सारे पाचक भी भेजना है, फिर सर तो बहुत ज्यादा फैन हो जाएंगे पाचक पे। वेद जी, और जब ये इसको आपने कैटेगराइज करके अच्छे से पढ़ाया था कि रस पाचक में पटोल इंद्र कुटकी है, रक्त में पटोल अनंता मुस्ता पाठा कुटकी है, और मांस में नीम हरितिकी विभीतिकी अमल की मुस्ता कुटज है। फिर उसके बाद मेद में आपने बताया था नीम गुड़की रक्त चंदन शुंठी है, और अस्थि में अमल की मुस्ता गुड़की। तो हम मतलब अपने प्रैक्टिस में जहाँ भी नोड्यूल्स हो रहे हैं और दूसरी दवाओं के साथ ये सब धातुपाचक देने से बहुत मतलब अच्छा रिस्पांस और रिजल्ट आ रहा है। जी वेद जी। और जिसको जिसको चाहिए आप लोग मुझे बताइए, मैं वो किताब भी भेज दूंगा, क्योंकि देखिए अंजना मैम को भी मैंने भेजा था, मैंने सभी को भेजा है ज्यादातर। सर मुझे भी चाहिए। नहीं सर मुझे नहीं दिया है। अच्छा मैं सबको भेज दूंगा। क्या है ना कि मैंने पिछले साल इतना इतना लेके आया, 3000 किताबें लाई, वो पूरा शॉर्टेज हो गया पूरा पुणे के मार्केट में, और सबको मैंने दिया। बहुत सारे लोग भी नहीं यहाँ पे। सर मुझे भी चाहिए। मुझे भी चाहिए। मेरा हाँ, नंबर बाकी है सर। बहुत सारी बढ़िया किताबें। अंजना मैम से पूछे कितना अच्छा है वो किताब। सर वो बहुत अच्छी किताब है काय चिकित्सा की, और इतना अच्छा दिया हुआ है उसमें सर ने कि बहुत ही प्राप्ति चिकित्सा से, तो सर लगता है जैसे कि हम लोग एकदम एकदम वो विजन ही चेंज है। बहुत प्यारा लिखा हुआ है उसमें, और सबको पढ़ना चाहिए, सच में पढ़ना। सर कौन सा बुक है? वो जगह जोशी का हिंदी में मैंने सबको भेजा था, आप लोगों के पास तो मराठी में होगा। इंटेलिजेंट लोगों को मिल गया, जो बैक बेंचर है उनकी रह गया। बैक बेंचर नहीं, आप लेट आए, आयुष दर्पण पे लेट ही आए आप। नहीं सर, हम तो दर्पण से फर्स्ट है सर। हिंदी टीका फिनिश हो गई थी, इसलिए नहीं भेज पाए थे शायद ये। हाँ वो शॉर्टेज हो गया था, पूरा मार्केट से गायब हो गया। मुझे फोन आ रहे थे कि आप इतना 3000 किताबें क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आयुष दर्पण में सबको दे रहा हूँ मैं, ऐसे तो अभी आएगी तो फिर दे देंगे जी। हाँ सर एक पाचक का मेरे पास अनुभव है सर जी। ये मैंने सर ये क्या कहते हैं आपका आम पाचक और मेदो पाचक दिया था, उस पेशेंट का टीजी था 1400। बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था, तो एलोपैथी डॉक्टर ने कहा था ये तो इमरजेंसी टाइप है, तुरंत ऐसे एडमिट करो। तो सर मैंने उसे 2-2.5 महीना लगा होगा और बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया सर वो। वाह, वही तो, ये पाचक का तो यूज करना चाहिए। पवन जी मैं आपको भेजूंगा सारे पाचक, आप एक बार यूज करेंगे तो आप फिर अपना प्रैक्टिस आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सर बुक मेरे को भी चाहिए सर। सर क्या बढ़ा हुआ था? 1400 क्या बढ़ा हुआ था? मैम ट्राइग्लिसराइड। अच्छा टीजी सर उसका किडनी फेलियर में होगा। किडनी फेलियर में नहीं था मैम, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ ऐसे नॉर्मल रूटीन चेकअप कराते हैं, तो उसमें आया था उनका निकल के, और उन्होंने फिर एक SRL में कराया, फिर दूसरी लैब में भी कराया। तो मतलब क्या कहते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि गलत बता रहा हूँ। तो उसमें भी लगभग बराबरी का आया था, और उसके 2 महीने के बाद मतलब दिया ये आम पाचक, आरोग्यवर्धिनी, और ये क्या कहते हैं आपका मेदो पाचक। सर वेजिटेरियन था नॉन वेजिटेरियन था पेशेंट? वेजिटेरियन। कई बार घी को खा लेते हैं ना, एक दिन पहले अगले दिन टेस्ट कराते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा मिलता है। नहीं उसके हस्बैंड सर, उसके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मतलब जो है मॉर्निंग का सैंपल दिया था। सर इसमें होता है तो वही है ना, पाचक में तो सारा कुछ डिजोल्व हो जाता है सब कुछ। हाँ इन्होंने मेदो पाचक और आम पाचक दिया था। जी सर जी। और मैंने आकांक्षा मैम आपको एक विद्य कर्म का किताब दिया था ना, गोगटे सर का, याद है आपको? वो भी मेरे को देना है बहुत सारे लोगों को। वो विद्य कर्म इतना बेस्ट किताब है। आपको कैसा लगा आकांक्षा मैम? सर बढ़िया, बहुत अच्छा बुक है। मैं वो दूंगा पवन जी को। ये बुक मेरे को ना आकांक्षा मैम ने बताई है क्या, जोशी वाली, और उन्होंने बोला पाठक सर से मिलेगी। ये पाठक वो सर ऐसी किताब है ना कि मैंने कहा मेरे को तो दी नहीं। आप लेट है ना,
आप लेट हो। एक्चुअली सर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में वही बुक चलती ही है, मतलब हम लोग काय चिकित्सा की जब पढ़ते हैं वो बुक, तो हमारे यहाँ मतलब वही बुक से स्टार्ट होता है, और इवन एमडी में भी जो एक सब्जेक्ट है वहां तक भी वो बुक काम करती है। तो वो ऑलराउंडर बुक है, वो मतलब बीएमएस से लेकर प्रैक्टिस तक सब चीजों में काम आती है। मतलब जो भी बीएमएस का भी बच्चा है ना, वो अगर वो किताब पढ़ लेना तो उसको ट्रीटमेंट आ जाएगा कि क्या क्या दवाई देना है, कैसे संप्राप्ति लगाना है, एकदम बेस्ट है। जोशी सर को, नवीन जोशी सर को भी दिया था मैंने, मैं जी सबको। जी, मुझे भी दिया है आपने, मेरे पास भी है हाँ वो किताब। हाँ, मैं दूंगा और पवन वैद जी जी को। हेमाद्री की टीका भी भेजिए आप, हैं? हाँ, हिमाद्री और अरुण दत्त की टीका भी भेज दूंगा। वंदना मैम सर को ये पहले देना है। सर ये कौन हिंदी सा में आ बुक गई, सर? क्या कहते हैं? कौन सा बुक? मैंने ये यगो जोशी का किताब दिया था, अभी मैं टीका भेजने वाला हूँ सर को, नवीन जोशी सर को। सर विद्यकर्म वाली हिंदी में आ गई कि इंग्लिश में आ गई? आ गई, हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, मराठी में भी है। सर मेरे को सर भेज दीजिए। चाहिए सर, हिंदी वाला चाहिए मेरे को, विद्यकर्म हाँ का। ठीक है, ठीक है, भेज दूंगा। तो विद्यकर्म का तो चाहिए रहेगा सर, हम क्या है मैसेज ना करते कि हैं आपको। ज्ञान जितना बांटेंगे ना उतना और बढ़ता है, और असली में भगवान ने निश्चित कर दिया है कि आप सभी लोग आगे बढ़ने वाले हैं, मैं बस निमित्त हूँ, इसमें मेरा कोई नहीं है, मैं निमित्त हूँ। भगवान ने सब किया है सब। जी सर मुझे भी चाहिए सर। हाँ ठीक है, सबको मिलेगी किताब, सबको मिलेगी किताब, चिंता मत करिए। जी। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, धातु पाचक पे सविता पेठे जी, प्राची जी, आपका एक्सपीरियंस बताइए। और वैद जी मैं आपको बताऊं, इधर नॉर्थ इंडिया में ये धातु पाचक का कॉन्सेप्ट ही जो है वो आयुष दर्पण के द्वारा फैलाया गया है। मैडम वंदना जी बिल्कुल सही कह रही थी, यहाँ बिल्कुल नहीं चलता था ये सब। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, ये पुणे की परंपरा है धातु पाचक का, मुझे सर ने सिखाया, जमदग्नि सर ने। हाँ सर, मैं भी यूज करती हूँ पाचक सारे, तो उससे बताइए। दामित्व बढ़ता है, मतलब जहाँ पे हमको डायरेक्टली चिकित्सा पहुंचानी है तो वैसे टाइप का कार्य हो जाता है। पीसीओडी फाइब्रॉइड में तो यूज करती होंगी आप? हाँ सर, मतलब बहुत केसेस में यूज करते हैं, बहुत से, जैसे काफ पेन है तो भी वो भी माउस पाचक, मतलब हर जगह पे। और किडनी फेलियर में रक्त पाचक, मेदो पाचक। हाँ सर, एकदम से। वैसे मेरे पास रिसेंटली एक पेशेंट आई है, उसके पूरे बॉडी पे छोटे छोटे से नोड्यूल्स हैं, और एक्सिलरी राइट एक्सिला में एक बड़ा सा है, वो लिम्फ नोड है क्या, वो भी कल ही आई मेरे पास। उसका मैंने कल रस पाचक से स्टार्ट किया है, अभी मैं धीरे धीरे उसको सारे धातु पाचक दूंगी, तो फिर मैं शेयर करूंगी, और साथ में और भी दवाइयाँ दी हैं उसको। देखते काफी पुराना है, और ये जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो तो अभी जल्दी की ही है, वो ज्यादा पुरानी नहीं है। हाँ जी नमस्ते सर। हाँ सविता मैम, आप बताइए। हाँ सर, मेरा खुद का नहीं, लेकिन मेरे जो गुरुजी थे मेरे सर, मैं उनके पास जाती थी तो वो सब इसका काढ़ा बना के लिए ड्राई ये लगते थे। मैं भी रखती थी, लेकिन कोल्हापुर में आके मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ा। लेकिन उनके पास इस सब का क्वाथ बनाते थे, वो रसपाचक रक्तपाचक का ड्राई क्वाथ बनाने के लिए पेशेंट को देते थे, और वो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता था। उनके पास से मैंने ये रसपाचक रक्तपाचक सीखा है। जी, ये पुणे की परंपरा है। हाँ हाँ, वो तो मैं मुंबई में थे, वो थाना में थे, मेरे गुरुजी थे वो लेकिन उनके गुरुजी भी कोलटकर सर ही थे सर जी। तो उन्होंने ही उन्हें सीखा है, तो उनके पास से ही मैंने सीखा है। जी, क्या हुआ जब मुगल आए थे, सारे मुस्लिम आक्रांता है, ये अंग्रेज है, तब भी ना आयुर्वेद पुणे में तो बहुत चलते रहा। तो ये जो यहाँ पे जो नॉलेज है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हजार साल पुराने वैद्यों का सब किताबें हैं यहाँ पे, और ये परंपरागत आ रहा है पुणे का आयुर्वेद, तो इसमें सब पाचक के बारे में अच्छे से बताया गया है ये सब। सर विद्याकर्म का बुक मुझे भी चाहिए। हाँ, मैं आपको भेज दूंगा। वैजी ये कह रहे थे, ज्वर में मतलब ये काढ़े का उपयोग तो होता रहा, लेकिन इस फॉर्म में, जैसे रस रक्त मतलब धातु पाचक के फॉर्म में जो हम लोग अलग अलग डिजीज में यूज कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल मतलब आप ही लोगों ने दिया है यहाँ पर आयुष दर्पण के माध्यम। और क्या है ना, आज के जमाने में आजकल आईटी का वर्ल्ड है, सब मोबाइल यूज कर, वो काढ़ा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी भावना देके, उसी काढ़े की भावना देके घन बनाते हैं, और वही यूज करके मैं अभी सब लोगों को भेज रहा हूँ ना, तो वो गोली फॉर्म में लोग लेना चाहते हैं, वो गोली ले लिया तो उतना अच्छा फायदा होता है। काढ़ा कौन पीता है आज के जमाने में, आप भी बताइए, कोई नहीं पीता।
एक तो कड़वा रहता है और लोगों को वो सब नहीं पसंद, कड़वा चीज। वैसे ये 2-2 गोली दी जाती है सुबह शाम, मतलब जब ये आपने गन दिया है उसके बाद, ठीक है ना? हाँ, जी। बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब किसी को मेंसेस नहीं आ रहे हैं, एमेनोरिया है, तो रस पाचक दे दीजिए, तो पूरा स्त्रोतस खुल जाते हैं। आम, रसगत आम का पचन होता है, फिर मेंसेस आने लगते हैं। बहुत हर व्याधि में यूज करते हैं। वो एक वैशाली मैम आई थी, याद है, पुणे की डॉक्टर, वो बोल रही थी कि मैंने अस्थि मज्जा पाचक में इरमुंगली घृत बना के कैंसर के पेशेंट को दिया, बस्ती दिया, तो इतना बढ़िया रिजल्ट आया बोन कैंसर में। जी, और किसी को कुछ बताना है पाचक पे, या टीका पढ़ेगा कोई? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 48, 49, 50, इसका श्लोक टीका कोई पढ़ दीजिए। वंदना मैम आप पढ़ेंगी? 5 मिनट ही रह गए हैं। 5 मिनट में टीका खत्म हो जाएगा। आकांक्षा मैम आप ही पढ़ दीजिए। जी जी सर। ठीक है। कलिंगादयो अर्धश्लोकः समापन येषा ते अर्धश्लोकः समापनः पश्यैते पंचानाम होगा शायद, पंचानाम संततादीनां यथा संख्य शमना मतः मुनीनाम मिति शेषः। इसका मतलब यह है कि कलिंगक से शुरू हो गया है और अर्ध श्लोक समापना, इतना तक आधा आधा एक एक श्लोक जब हम लेते हैं तो ये ना संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य दुष ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, यहाँ तक ये बताया, और ये शमन मात्रा में यूज होता है। और इसी को आधार मान के पुणे के डॉक्टरों ने, वैद्यों ने, चिकित्सकों ने संतत ज्वर का जो काढ़ा है उसको रस पाचक बोला है, सतत ज्वर के उसको रक्त पाचक बोला है, मतलब रक्तगत आम का पचन करता है। क्योंकि संतत ज्वर अगर देखेंगे तो रसगत रस धातु में विषम ज्वर हो जाता है, मतलब विषम ज्वर का मतलब है कि आता है जाता है ऐसा ज्वर। तो उसमें क्या है, रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक। जो लास्ट वाला 50वां नंबर का श्लोक है ना, धात्री मुस्ता अमृता, आमलकी, आंवला, मुस्ता और गुड़ुची, ये जो है अस्थि मज्जा पाचक है। तो आपके पास जब भी ब्रेन ट्यूमर वगैरह के पेशेंट आते हैं तो आप इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी, यदि डायरेक्टली यूज करने की जगह अगर हम लोग एक एक वीक करके दें तो ज्यादा बेटर नहीं होगा? हाँ, पहले रस पाचक दें, फिर रक्त पाचक दें, वैसे दे सकते हैं, या घृत कल्पना में सिद्ध करके दे सकते हैं। ये अनुरिता मैडम वही तो बता रही थी कि अस्थि मज्जा पाचक दिया तो ग्लियोमा डिसॉल्व हो गया, ये हो गया, हो गया, सब वही तो बता रही थी। इसमें संप्राप्ति के हिसाब से आपको ये बेसिक देना ही पड़ता है, फिर उसके साथ में आप वादजन्य संप्राप्ति है तो वाद की जो भी आपकी फेवरेट चीज है, या फिर आपको हीरक या वसंत मालती, लेकिन बेसिक तो ये चीज लगती है संप्राप्ति भंग करने के लिए। और अभी आपने जो बताया ना सर, इसमें जो पटोल, निम्ब और त्रिफला, ये 3 चीज का अगर आप मतलब एक फ्रेश वाला काढ़ा बनाते हैं ना, गुड़ची और डाल के, तो और ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अनुपान भी वही रहता है। और जब आप बता रही थी ना कि मैंने कैंसर के पेशेंट ठीक किए, तो वो एक संजय त्यागी सर थे, उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बोले थे कि आप रस पाचक से कैसे ठीक करती हैं, रक्त पाचक से कैसे ठीक करती हैं। उनको ये कॉन्सेप्ट ऐसा लगा, अटपटा लगा उनको। मैंने उनको एम्स में बुलाया था जब मैं दिल्ली गई थी लिवर के पेशेंट के लिए। हाँ, लेकिन आए नहीं थे वो। बेसिक चीजें हैं जो इतना बढ़िया काम करती हैं। जी, डॉक्टर पूजा रच मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, बताइए। सर हम जब कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो रस पाचक से शुरू करते हैं, आम पाचक होने के बाद, आम पाचन होने के बाद। तो सर फिर हमें ये कैसे देखना चाहिए कि रस पाचक हमें इतने दिन देना है, उसके बाद रक्त पाचक शुरू करके ये इतने दिन देना है? ऐसे नहीं करते हम, आम पाचन तो करते हैं, लंघन वगैरह करते हैं। हाँ सर, वो तो रहेगा ही, लेकिन साथ में जब हम रस पाचक, रक्त ये पाचक अनुमान से पता चलता है, ये हम ऐसे फिक्स तो ना पता चलेगा कि रस का आम पूरा पच गया है। ये है कि जैसे बताए, रस प्रदोषज रोग, अरुचि, हिरलास, फिर अश्रद्धा, आस्यवरस्य, अनन्नाभिलाषा, ये जो कंडीशन है, जो रस प्रदोषज रोग है वो कम हो जाते हैं। ऐसे रक्त प्रदोषज रोग है, पीड़का है, बहुत ज्यादा खुजली आ रही है, तो वो रोग कम हो गए। मांस प्रदोषज रोग वो कम हो गए। उससे अंदाज से हमें पता चलता है कि ये व्याधि कम हो गया। जी सर। पीसीओडी में जैसे कि वो हम मेदोपाचक, मांसपाचक दिया तो वो सिस्ट डिसॉल्व हो गया 1 महीने में, तो मतलब वो मेडिसिन ने काम किया।
सर तो पीसीओडी में हम मेदोपाचक मांसपाचक देंगे तो सर उसमें शुरू तो हमें रसपाचक से ही करना है ना? नहीं, आप मांसपाचक मेदोपाचक से देंगे तो सिस्ट डिजॉल्व होगा। अगर मेंसेस पे काम करना है तो रसपाचक रक्तपाचक दीजिए, आर्तव पे काम करना है तो। और एंडोमेट्रियम लाइनिंग पे करना है तो वो पाठा, त्रिकटु और इंद्रियव जो ग्रंथिरज फार्मूला है। हाँ सर। हर चीज के लिए अलग अलग दवाई है ना। जी सर। तो सर मेद धातु प्रदोष जो विकार होते हैं उसमें हमें डायरेक्ट मेदोपाचक से ही शुरू करना है ना? मांस ये प्रदोषक में मांसपाचक से। जी सर, ये कंपलसरी नहीं है ना कि हमें रसपाचक से ही स्टार्ट नहीं करना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हेलो थैंक सर। यू सर। हाँ, अश्विनी जी आप कुछ बोलेंगी? हाँ सर, अभी ये आम पाचक और रस पाचक डिफरेंस क्या है सर? आम आम पाचक, मेरा वाला जो आम पाचक है वो कटु रसात्मक है, तो बहुत सारे लोगों को वो बहुत ज्यादा हीट करता है। और ये जो ये धातु पाचक है ये तिक्त रसात्मक है, तो ये ज्यादा सेफ है। जिसको अम्लपित्त का तकलीफ है उसको आम पाचक देंगे तो और एग्रेवेट होने का चांसेस रहता है। लेकिन ये पाचक देंगे, जैसे रस पाचक आपने दे दिया तो हाइपर एसिडिटी इमीडिएटली कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, भूख लगने लगती है। और एक और चीज है ना सर कि आम पाचन जो है वो जाठराग्नि पे प्राधान्यता से काम करेगा, और जो रसपाचक रक्तपाचक है वो धातु अग्नि पे ज्यादा अच्छा काम करता है। हम लॉन्ग टर्म दे सकते हैं रसपाचक रक्तपाचक। बस इनका एक ही चीज है कि ये सारे धातु पाचक दे रहे हैं ना, तो ये ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए घृत देना जरूरी होता है। हाँ सर, हाँ बराबर से। आम पाचक भी दे रहे हैं तो वो ड्राइनेस करता है, कटु तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य वात का प्रकोप करते हैं, इसलिए घृत देना जरूरी होता है। जी। और सर एक बार गरिमा मैडम ने बोला था ना कि उनको गिलोय का वो पीते हैं तो फिर ऐसा हो जाता है, तो सर मुझे भी ऐसा होता है कि गिलोय ज्यादा लेने से क्या होता है, वात का प्रकोप हो जाता है, तिक्त रसात्मक ज्यादा है ना तो ड्राइनेस भी बढ़ती है। ऐसे भले रसायन हो लेकिन ऐसा होता है सर। हाँ, और सर इसलिए हाँ, तिक्तक क्षीर बस्ती में हम दूध में पकाते हैं और घी जरूर डालते हैं तिक्तक क्षीर बस्ती में। और सर कल तो मेरा वो म्यूट हो गया था, आपने बोला था ना अश्विनी कुमार का मंत्र के बारे में। हाँ 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 सर, वो तो हमारा काम ही है कि सब अश्विनो देव को जाने और उसकी क्योंकि उसका प्रभाव बहुत ही है सर। और सर तो इतना काम कर रहे हैं ना आयुर्वेद में, तो आप पे तो सबसे ज्यादा प्रसन्न होते होंगे अश्विनी कुमार। आपको मालूम नहीं है, भगवत गीता में जब कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप बताया तो उसमें बोले ना कि 9 रुद्र हैं, मतलब अर्जुन देख रहे हैं कि कृष्ण भगवान जब वो विराट स्वरूप में है तो 1000 सूर्य का प्रकाश जागृत हो गया, तो उसमें भगवान कैसे दिख रहे हैं, तो उसमें अश्विनी कुमारों का भी उल्लेख है कि वो अश्विनी कुमार भी दिख रहे हैं उनको भगवान में, ऐसा बताया। तो सर वो उसका तो बहुत ही प्रभाव है। और अश्विनी कुमार देव है ना सर, वो बोलते हैं जीवंत है। हाँ, वो जीवंत है। हाँ, इसलिए तो बहुत हनुमान दे आप उनका प्रार्थना करेंगे ना तो आपके मतलब प्रैक्टिस और 100 गुना बढ़ जाती है, मतलब पेशेंट जल्दी जल्दी ठीक होते हैं, इतना प्रभाव। और सर इनका तो काम ही, उन्होंने ही आयुर्वेद दिया है ना हमें, वो तो बहुत उन्होंने च्यवनप्राश भी बनाया। हाँ सर। जी। और सर एक बार वो सर बोल रहे थे कि मूंग के बारे में, तो मूंग से पित्त बढ़ता है, तो सर ऐसा होता है कैसे कि मूंग हमारे में बताया है लेकिन मूंग थोड़ा वायु भी करता है, तो सर क्या होता है कि पित्त अंदर पड़ा होता है तो वायु बढ़ता है थोड़ा, तो वायु पित्त को ऐसे बाहर लाता है, तो मूंग खाने से कई लोगों को सर पित्त का प्रॉब्लम होता है, मुझे भी होता है। जी। तो हाँ। और आपने YouTube में अश्विनी कुमारों का जो दिया था एक बार फिर से ग्रुप में डाल देंगे प्लीज? हाँ सर, मैं डाल दूंगी। सब लोग डाउनलोड करके फिर वो मंत्र लगाएंगे तो अच्छा चलेगा ना प्रैक्टिस सबका। सर वो महिमा वाला ना, अश्विनी कुमारों को महिमा है। हाँ हाँ सर, उसका तो बहुत मैंने उसको पेन ड्राइव में करके मैंने चलाया है तो बहुत अच्छा हो रहा है मेरा। हाँ सर। हाँ मैम, प्लीज शेयर कीजिएगा मैम। हाँ सर। हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो अभी का संभाषा भी बंद करें। पवन जी आप शांति पाठ करेंगे प्लीज? जी सर, करता हूँ सर जी। एक बार सभी ओम का उच्चारण करें, लंबा गहरा, आंखें बंद करें, कमर सीधी करें, ध्यान आज्ञा चक्कर पर, लंबा गहरा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करें।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सब वैदगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो। महामाही सबकी मनोकामना पूरी करे। जी थैंक यू पवन सर। प्रणाम सभी लोगों को प्रणाम। अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू पवन जी। थैंक यू सर।